हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल अगस्ता जीएस एकेडमी में। मैं आर के दुबे। आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का एक फिर से करेंट टॉपिक, मैंने पहले बताया था कि दो पार्ट में है, एक ट्रेडिशनल और दूसरा करेंट समसामयिकी। तो जो समसामयिकी मुद्दे हैं ये आपको ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल जो है चल रहा है, परंपरागत क्वेश्चन आंसर है, वो सबका आंसर राइटिंग सेम होता है, लगभग आंसर वही होता है और वहाँ पर एवरेज आंसर भी पढ़ने की संभावना बहुत हद तक होती है, जब तक बहुत अच्छे ढंग से उसको स्टूडेंट पूरे फोकस के साथ ना लिख पाए तो। लेकिन समसामयिकी ऐसा है कि वो व्यक्ति के आईक्यू को दर्शाता है, उसको तार्किक क्षमता को दर्शाता है, और वहां से जो एक दो नंबर करके बढ़ते हैं ना, वो सिलेक्शन के मोड की ओर ले जाते हैं। मैंने इसके पिछले वीडियो में आप लोग को प्रियम्बल का के क्लास दिया था, वीडियो दिया था। उम्मीद करते हैं कि वो काफ़ी पसंद आया होगा और उसमें ऑब्जेक्टिव पर्पस से दिया गया था, एमसीक्यू मोड में भी उसमें सभी क्वेश्चन को निकाले गए थे। आज मैं आंसर राइटिंग सीरीज की ओर चलते हैं और करंट अफेयर्स के मुद्दों के साथ में ही चलेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई है। मैंने क्या बोला कि भारत में वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई है, बल्कि यह एक राजनीतिक घटना हो चुकी है या रह गई है। वर्तमान में यह एक राजनीतिक घटना हो चुकी है। क्या आप इस कथन से सहमत है? अगर सहमत है तो अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि यदि जाति की बात करते हैं तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अनुसार भारतीय समाज जो था वैदिक कालों में चार वर्णों में विभाजित था। जाति व्यवस्था का कहीं नाम नहीं था। वो चार वर्ण जो थे वो थे क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप सभी को ये बात मालूम होगा कि वर्ण व्यवस्था में चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये चारों वर्ण का आधार जो था ना, ऋग वैदिक काल में कर्म था। क्या था जी? काम के आधार पर जो अध्ययन अध्यापन करते थे ब्राह्मण कहलाए, जो राजकाज करते थे वो क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार करते थे वो वैश्य कहलाए, और जो सेवा करते थे, नौकरी खोजते थे, नौकर, नौकर सबसे नौकरी, तो ये शूद्र कहलाए। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ना कर्म से हट करके क्या बन गया? जन्म बन गया। जो जिस परिवार में पैदा हुआ उसी परिवार का हो गया। तो कर्मों के आधार पर जाति व्यवस्था बनी। जैसे सोना वाले के घर में, सोना बनाने वाले के घर में, आभूषण बनाने वाले के घर में यदि अपने बाल बच्चों की शादी हुई तो उनसे पैदाइश क्या कहलाई? सुनार कहलाई। लोहा बनाने वाले के घर में अपने बाल बच्चों की शादी की तो पैदाइश क्या कहलाई? लुहार कहलाई। इस तरह से जो वर्ण व्यवस्था का स्वरूप रहा वो काफी बदला हुआ नजर आया। तो चलिए यहाँ पर अब एक बात को आगे बढ़ाते हैं कि आप देख लिए कि जाति व्यवस्था क्या है। जाति व्यवस्था जो है ना, जन्म पर आधारित व्यवस्था है, जो कि ये उत्तर वैदिक काल का देन है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं बनता है, क्वेश्चन बनता है कि भारत में वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रहेगी। समाज का था, कर्मों के आधार पर समाज बांटा था, लेकिन अब ये क्या हो गया है? राजनीतिक घटना हो गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझ चुके हैं कि पहले समाज के अनुसार जाति व्यवस्था थी, लेकिन आजकल जाति का उपयोग सामाजिक रूप से नहीं राजनीतिक रूप से किया जाता है। आज समाज जो है ना, दो वर्गों में देखने को मिलता है, एक अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। आप देखिएगा कि जो दलित है, कोई भी दलित है जो वाकई अगर नाला साफ करता है तो उसके घर में कोई चाय पीने वाला नहीं मिलेगा, जो अपने आप को अगर अगणीय मानता है, उसी जाति का मानता है। लेकिन अगर वही कोई दलित नेता है तो उसके घर में सभी सवर्ण लोग जाकर के हाथ जोड़े हैं। तो मैं इस बात को बोला कि यह जाति व्यवस्था जो है ना, सामाजिक घटना नहीं रह गई है, राजनीतिक घटना है। चाहे भारत का कोई भी स्टेट निकालिए, कोई भी स्टेट जाति से अछूता नहीं है, सभी पर जाति व्यवस्था का जाल मढ़ दिया गया है। लेकिन यह जाति व्यवस्था अब
राजनीतिकरण हो गया है। और समाज में 3 तरह की जातियां हैं, एक पैसे वाले की जाति, एक बिना पैसे वाले की जाति, एक मध्यम जाति जो कि जाति छोड़ भी नहीं सकते हैं, जाति पकड़ भी नहीं सकते हैं। तो कुल मिला के आर्थिक परिदृश्य के रूप में बदलते गया और आर्थिक परिदृश्य से बदलते बदलते राजनीतिक स्वरूप ले लिया है। तो इसी बात को चलते हैं। तो सबसे पहले आप जानते ही होंगे कि किसी प्रश्न को लिखा जाता है तो उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है उसका इंट्रो, दूसरा होता है मेन बॉडी और तीसरा होता है कंक्लूजन, मतलब कि परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष। तो सबसे पहले मैंने परिचय में दिया है कि भारत में जाति व्यवस्था एक जटिल सामाजिक पदानुक्रम है। जटिल सामाजिक पदानुक्रम मतलब मैंने बताया था कि वर्ण व्यवस्था का अगला रूप है, उसके अगले पीढ़ी का रूप है जो जाति का नाम दिया गया। समाज में कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनी और उसके बाद से जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था बन गई, जिससे परंपरागत रूप से भारतीय समाज के भीतर व्यक्तियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति निर्धारित की गई है। यहाँ पर जाति व्यवस्था में जो SC ST के लिए बातें की गई है वह किस आधार पर है, मैंने इसके पहले भी वीडियो में एक बताया था। सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर के यहाँ पर जाति व्यवस्था की बातें कही गई है और यहीं पर जाति को आरक्षण देने की बातें कही गई। किस आधार पर? जाति के आधार पर जो आरक्षण है वो सामाजिक और आर्थिक स्थिति के रूप से पिछड़े के लिए, खास करके सामाजिक पिछड़ों के लिए। आज वर्तमान में स्थिति यह है कि यह राजनीतिक घटना हो चुका है जो कि आर्थिक स्वरूप पर आधारित है। मैंने बताया कि आज देखिएगा कि जो लोग, चाहे कोई भी दल है, अपने आरक्षित सीट पर जो देता है, जो लोग दलित होने का दावा करते हैं वो आरक्षित सीट पर वैसे दलित को नहीं देते हैं जो दलित वाकई समाज का कमजोर व्यक्ति है। हाँ, वैसे दलित को जरूर मिलता है जिनकी पारिवारिक स्थिति राजनीतिक रही, मजबूत रही और वह दलित केवल जाति से बिलोंग करता है। ऐसी स्थिति में परिवार का उत्थान हो सकता है, जाति का उत्थान नहीं हो सकता है। तो इसी को मैंने यहां बताया कि यह क्या है, राजनीतिकरण का स्वरूप है। तो कुल मिलाकर के आप देखते होंगे कि 15 से 20 शब्द में लिखना होता है, तो इसी के अनुसार यहां पर मैंने इंट्रो देने का प्रयास किया। अब देखिएगा मुख्य भाग देखते हैं तो इसके 3-4 पार्ट को निकालते हैं मुख्य भाग में। तो सबसे पहले बात है कि समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर जाति व्यवस्था का प्रभाव। जाति व्यवस्था का प्रभाव वर्सेस राजनीतिकरण, वर्सेस राजनीतिकरण। यहां पर तो बातें क्लियर हो गई कि ये जो समाज में जाति व्यवस्था का जो प्रभाव रहा उसके अनुसार वर्सेज राजनीतिक घटना के पक्ष में भी तर्क देने हैं कि कौन कौन सी राजनीतिक घटनाएं देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला है कि आर्थिक प्रगति में बाधा। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जाति की है ये आर्थिक प्रगति में बाधा बन के उभर के सामने आ रही है, क्योंकि उसी जाति के कुछ खास लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि दबे के दबे रह रहे हैं। आप ऐसे देखिएगा कि चाहे भारत का कोई भी राज्य हो, वहां पर देखिएगा कि गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। तो कुल मिलाकर के केवल उसका यूज किया जाता है वोट बैंक के लिए। किसके लिए? वोट बैंक के लिए। आप इस जाति के हैं, आप इनको वोट दीजिए, वोट बैंक के लिए केवल यूज किया जाता है। तो आर्थिक प्रगति में बाधा है। समाज में देखिएगा कि लोग क्या करते हैं, यहाँ पर राजनीति में परिवारवाद एक बहुत बड़ा हावी है। लोग जिस पार्टी चलाते हैं दलित के नाम होकर के, तो अपने देते हैं, अपनी पत्नी को टिकट देते हैं, अपनी बहू को टिकट देते हैं, अपने समधन को देते हैं, दामाद को देते हैं, सास को देते हैं। इस तरह से टिकट वो परिवार में ही बांट देते हैं, अपने समाज के उत्थान करने वाले परिवार से हट करके लोग नहीं देते हैं। तो ये राजनीतिकरण का स्वरूप देखने को मिलता है कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति में जाति व्यवस्था का प्रभाव ऐसा देखने को मिला कि ये आर्थिक प्रगति में बाधा के रूप में राजनीतिकरण के कारण उभर के सामने आ रही है। चूंकि राजनीतिकरण नहीं होता और जो रिजर्वेशन संविधान दिया है उस रिजर्वेशन के अनुसार चला जाता तो समाज में, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को लाभ मिलता। आज देखिएगा गांव में जो जाति व्यवस्था के नाम पर जो दलित है उनका बाल बच्चा आज भी मजदूरी कर रहा है और नेता का, उसी जाति के नेता का बच्चा अमेरिका पढ़ने जा रहा है। दूसरा है कि सामाजिक प्रगति में बाधा।
अगर सामाजिक प्रगति में बाधा की बात की जाए तो वे लोग अपने समाज के वोट लेते हैं, लेकिन समाज के साथ नहीं रह करके वे समाज से अपने आप को, उस समाज से ऊपर उठने का प्रयास, ऊपर अपने आप को बताने का प्रयास करते हैं। केवल वोट लेने के लिए उस समाज में होते हैं, लेकिन ऐसे समाज के साथ जुड़ करके काम नहीं करते, उस समाज के साथ जुड़ते नहीं हैं। समाज के साथ जो नेता जमीन से नहीं होगा, वो जुड़ेगा नहीं, तो वो नेता क्या विकास कर सकेगा? मैंने अभी बताया कि जाति व्यवस्था में, संविधान में, भारतीय संविधान में, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए 84 स्थान और एसटी के लिए 47 स्थान, यानी टोटल 131 स्थान सुरक्षित है। लेकिन यहां पर देखिएगा कि 131 स्थान सुरक्षित है, इस 131 में जो पूर्व राजनेता है उनके छोड़ करके कितने लोग यहां पर शामिल हैं? सामान्य लोगों को यहां पर अधिकार ही नहीं दिया जाता। ये सबसे बड़ा राजनीतिकरण सामाजिक व्यवस्था का दोष है। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, और सुधार कब होगा? जब जन जागरूकता होगी। जब जन जागरूकता होगी तो वैसे लोगों को लोग वोट देना बंद कर देगा, तो इनकी राजनीति चौपट हो जाएगी। इसके आगे बोलते हैं कि राजनीतिक विभाजन की स्थिति। आप देखते हैं कि इस तरह के लोग जो नेता बनते हैं, ये क्या करते हैं? राजनीतिक विभाजन करते हैं, अपने जाति के वोट के ठेकेदार बन जाते हैं, उस जाति के समाज को क्यों नहीं आगे बढ़ाते? मैं बोल रहा हूं कि आज से नहीं, आज बहुत दिन से, जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से एससी एसटी के लिए रिजर्व सीट है, लेकिन आज तक देश के स्वतंत्र हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज तक व्यवस्था क्यों नहीं सुधरी? 80 साल पहुंचने वाला है। यानी मैं ऐसा बात बोल सकता हूं, बहुत कठोर और गंभीर बात है कि राजनीति खत्म तो नेता का वजूद खत्म। इसलिए लोग चाहते हैं कि राजनीति को, माने समस्या को बनाए रखिए। मैं फिर से इस बात को थोड़ा सा और करेक्ट करता हूं कि समस्या खत्म तो नेता खत्म। इसलिए जो जातिगत नेता, जो जाति की राजनीति करते हैं, वे चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आगे न बढ़े। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सब पढ़े, कोई ना बढ़े। बढ़ जाएगा तो फिर उनको वोट कौन देगा? इसीलिए इस तरह के शिक्षे की बात करते हैं, ताकि अपने बाल बच्चे विदेशों में पढ़े, इनके बाल बच्चे केवल खिचड़ी खाए। दूसरा बात होता है कि लोकतांत्रिक आदेशों के विरुद्ध, यदि जातिगत व्यवस्था की बात की जाए तो यह लोकतांत्रिक आदेशों के विरुद्ध है। सामाजिकरण के अनुसार ये लोकतंत्र में ऐसा व्यवस्था दिया गया है कि सभी जाति को समान अधिकार मिलेगा, लेकिन राजनीति में समान अधिकार देखने को नहीं मिलता है। केवल नेता को ना वोट के समय आपको अपनी जाति याद नजर आती है, उसके अलावा इनको अपनी जाति नजर नहीं आती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि यहाँ पर जाति व्यवस्था में 3 चीजें ही देखने को मिलती है: विवाह, शिक्षा और नौकरी। अब विवाह के समय में लोग देखते हैं कि अपने जाति वालों में ही विवाह करें। ये आपको लगभग 90 के दशक में जातिवाद इस चरम सीमा पर था कि दूसरी जाति में अगर शादी करते थे तो आपको समाज से निष्कासित कर दिया जाता था। लेकिन आज के वर्तमान परिवेश में ये जो विवाह है, जातिगत व्यवस्था के मैटर से बहुत हद तक ऊपर उठ चुका है। अब थोड़ा सा समाज में ऐसा नहीं बोल सकते समाप्त हो गया, लेकिन बहुत हद तक ऊपर उठ चुका है कैस्टिज्म सिस्टम से। अब शिक्षा और नौकरी की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर जिस तरह से धर्म बदलने की आजादी, धर्म मानने की आजादी, अगर जाति बदलने की आजादी होती तो आज पता चलता कि सब कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल हो जाते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति में चले जाते हैं। क्योंकि इन जाति के लोगों को ना नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इस आरक्षण का फायदा कौन लेता है? समाज के निम्न तबकों के लिए आरक्षण देने की बातें कही गई है, लेकिन आरक्षण का फायदा अगर सर्वे किया जाए, सर्वे का रिपोर्ट देखा जाए तमाम एनजीओ का, तो यहाँ पर होता है कि जो अधिकारी है उन्हीं के बाल बच्चे फिर से पढ़ के अधिकारी बनते हैं। जो आज मजदूरी करते हैं तो वे मजदूरी ही करते हैं। तो जब तक राजनीतिकरण से इसको दूर नहीं किया जाएगा, तब तक समाज में सामाजिक समरसता नहीं आ सकती है और भारत एक विकसित राज्य के रूप की ओर आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर दूसरे पाठ पर चलते हैं तो संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं, तो संविधान कहता है कि विभेद का प्रतिषेध। यहाँ पर विभेद का प्रतिषेध का मतलब होता है कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। संविधान के धारा 17 के अनुसार अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। 1955 में संविधान के अनुच्छेद 17 में भी है और धारा 17 में अस्पृश्यता को, छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। यानी समाज में कोई भी छुआछूत नहीं करता है। मैं किसी भी दलित नेता के नाम लेकर के
एकदम निसंकोच बोल सकता हूं कि यदि वो किसी भी सवर्ण के घर आ जाए तो उनको बैठाने से, उठाने से, उनके साथ गले मिलने से, साथ खाना खाने से परहेज नहीं करेगा। लेकिन आज भी भारत में ऐसी भी स्थिति है कि एक दलित आ जाता है जो वाकई दलित है, सामाजिक दलित, उसके लोग साथ घुल मिल नहीं पाते हैं। ये राजनीतिकरण का एक प्रभाव देखने को मिलता है। तो धारा 17 हालांकि ये बात कर दिया कि अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया, अस्पृश्यता का अंत कर दिया, तो धीरे धीरे समाज में ना यहाँ पर छुआछूत, आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% समाज समाप्त के रूप में है। हो सकता है कि मेरा डाटा गलत हो, लेकिन 90% छुआछूत समाप्त के तौर पर आगे बढ़ चुका है। इसके आगे बढ़ते हैं तो अवसर की समानता, यदि अवसर की समानता बात करते हैं तो आप देखते हैं समानता का वर्णन जो है 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक में है। तो अनुच्छेद 14 में है कानूनी समानता, 15 में जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता, 16 में है अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में समानता, लोक नियोजन में समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत समानता लाने के लिए, और 18 में उपाधियों का अंत। तो यही समानता का वर्णन जो है ना संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में किया गया है। तो अवसर की समानता का मतलब होता है कि यहां पर कोई दलित व्यक्ति है और पढ़ के शास्त्री बन गया है, तो किसी मंदिर में वह पूजा कराने के लिए, सरकारी जो मंदिर होगा या किसी न्यास ट्रस्ट के अंदर मंदिर होगा, तो वहां पूजा कराने के लिए पंडित के रूप में नियुक्त हो सकता है। ये अवसर की समानता की बात है, संविधान की ताकत है। ये अवसर की समानता की बात है, संविधान की में ताकत है। तो यहां पर संवैधानिक प्रावधान में मैंने बताया अवसर की समानता। एक संविधान बहुत अच्छा काम किया है, अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा कहा गया है कि अनुच्छेद 21 के क में रखा गया है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा के रूप में घोषित किया गया। कब किया गया जी? 13 दिसंबर 2002 को। कब किया गया? 13 दिसंबर 2002 को। 2000 थोड़ा मिटा लेते हैं, 2000 गलती लिखा गया, 2002 को 21 संशोधन के द्वारा, संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा। कोई दिक्कत? तो यहां पर कहा गया कि शिक्षा सबके लिए। ऐसी बात नहीं थी कि भारत में गुरुकुल में सबके लिए शिक्षा नहीं था, स्किल डेवलपमेंट सबके लिए था, वैदिक शिक्षा में भी ये बातें आती थी। लेकिन ब्रिटिश शासन काल में फूट डालो और शासन करो के अंतर्गत यहाँ पर कहीं ना कहीं तोड़ा गया। यदि इसकी हिस्ट्री को चलते हैं तो आज इसको नेता जहर भरते हैं, आग उगलते हैं, क्योंकि भारत क्या है, समाज में सबको समान शिक्षा देने की बात कहती है। और जो लोग संविधान में विश्वास रखते हैं वो अनुच्छेद 21A को मानना ही पड़ेगा, सबके लिए अनिवार्य शिक्षा। यहां तक कि डीपीएसपी में भी कहा गया है, अनुच्छेद 45 में शिक्षा की बात कही गई है। यहां पर जाति आधारित शिक्षा नहीं हो सकती, यहां पर सबके लिए शिक्षा की बात कही गई है। और भूमि सुधार, यहां पर देखिएगा संवैधानिक प्रावधान ऐसा है कि जातिगत व्यवस्था में जो समाज, मैंने बताया था कि 4 वर्ग थे, और बिहार में तो आप जान लीजिए कि 215 से ज्यादा जातियां हैं। बिहार में यदि जातियों की बात करते हैं तो 2023 के, याद रखिएगा 2023 के डाटे के अनुसार 215 जातियां हैं बिहार में। जो जाति जनगणना हुआ था ना, जाति जनगणना, जाति बिहार में ही जाति जनगणना हुआ है, इसलिए बिहार का ही रेफरेंस दिए। तो इसमें 215 जातियां हैं। अब यहां पर सभी जाति के देखिएगा कि अपने अपने नेता हो गए। लेकिन कहना चाहिए कि अगर भारत को एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में आगे ले जाना है, राज्य के रूप में आगे ले जाना है, तब भारत में एक ही जाति होना चाहिए भारतीयता, और एक ही धर्म होना चाहिए भारतीयता, जो राष्ट्रीयता पर आधारित हो। हालांकि ये भारत जैसे देशों में संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समाज इतने वर्गों में विभाजित है कि सबको एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, लोग स्वतः इसको अपना लेंगे। चूंकि इंदिरा गांधी कही है कि एजुकेशन इज लिबरेटिंग फोर्स, यानी शिक्षा मानव को बंधनों से मुक्त करती है, और आज के युग में यह लोकतंत्र की भावना का आधार है। तो यहाँ पर ना तमाम जातियां हैं, तो जो जाति के पास में जमीन नहीं है, वे कृषि कार्य कर रहे हैं, तो उनको जमीन को ना जागीर के रूप में देने की बातें हुई। ये भूमि सुधार है। यहाँ पर भूमि सुधार के अंतर्गत बिहार भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां पर कि भूमि सुधार अधिनियम लाया गया,
भूमि चूंकि राज्य सूची का विषय है, आप जानते भी होंगे, और मुजफ्फरपुर में कई जमींदारों को बंधुआ मजदूर रखने के जुर्म में जेल में भी डाला गया। तो भूमि सुधार ये सब संवैधानिक प्रावधान है जो कि आप जानते हैं कि संविधान के भाग 9 में अंकित है भूमि सुधार। लैंड रिफॉर्म्स किस भाग में है? संविधान के भाग 9 में है। संविधान के भाग 9 में है भूमि सुधार। ये बातें क्लियर हो गई। तो मैंने यहाँ पर दो बातें कहा, एक संवैधानिक प्रावधान का जिक्र किया। अब देखिएगा कि यहाँ पर जाति व्यवस्था को सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए यहाँ पर सरकार बहुत सहयोग भी कर रही है और सरकार का नीति और कार्यक्रम भी बहुत ज्यादा आया है। जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो स्किल डेवलपमेंट की बातें होती है कि स्किल बढ़ेगा तो सबको रोजगार मिलेगा, और खास करके जैसे कि यहाँ पर सामाजिक उत्थान की बात है तो समाज में निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जाति नहीं बोल सकते, निम्न वर्ग के निम्न आय के लोग हैं, तो खास करके जो दलित समाज के लोग हैं वहीं उनकी यही आय यहाँ पर मतलब कि भारत के तमाम राज्यों में कम देखने को मिलती है। तो यदि उनको स्किल अगर बात किया जाए स्किल के लिए, तो यहाँ पर तीसरे पॉइंट को चलते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए तक लोन की बातें हैं। तो यदि मान लीजिए कि वहीं जनरल लेता है तो उसको सब्सिडी मिलेगा 15%, 25%, और यहाँ पर 15% से लेकर के 50% तक सब्सिडी की बात कही गई है। अगर वहीं दलित लेता है तो उसे 50% तक रिबेट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्किल योजना से स्किल सीख करके और यहाँ पर लोन लेकर के लोग अपना कारोबार भी कर सकते हैं, जिससे सामाजिक उत्थान हो सकता है, आर्थिक उत्थान हो सकता है। उसके बाद से ये संकल्प योजना भी इसी का स्वरूप है। स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, जितनी योजनाएं सरकार, हालांकि जितनी मैं योजनाओं का नाम लिखा ये सब योजनाएं 2014 के बाद मोदी सरकार ने लागू किया था। मैंने बहुत पहले का रेफरेंस नहीं दिया। जो अभी वर्तमान में योजनाएं काफी कार्यान्वित है और चल भी रहा है, और इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे लोग लोन लेकर के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अपने कारोबार को फैला लिए और इससे लोग काफी बखूबी आगे बढ़ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि वर्तमान योजनाएं भी जो है ना, सरकारी योजनाएं, ये आपको कारगर करने के लिए आगे बढ़ाने में काफी प्रयासबद्ध है। तीन चारों योजनाओं में स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना जो भी आया, स्टार्टअप और स्टैंड अप योजना, इस योजना के अंतर्गत यहाँ पर बहुत सारी बातें उभर के सामने आई। अब सीधे चलते हैं निष्कर्ष पर। यदि इसके निष्कर्ष को देखा जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखना जरूरी है। क्वेश्चन को देखना जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई है बल्कि एक राजनीतिक घटना हो गई है। क्या आप इस कथन से सहमत है? तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि हाल ही के वर्षों में सकारात्मक कार्रवाई और नीतियों से, शिक्षा जैसे उपायों से जातिगत व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया गया। मैं इस चीज को नोट डाउन कर दे रहा हूं निष्कर्ष पर। तो निष्कर्ष पर लिखने के लिए आप इस बात को देख सकते हैं कि हाल ही के वर्षों में सकारात्मक कार्रवाई, हाल ही अब सकारात्मक कार्रवाई की यदि बात करते हैं, देखिएगा सकारात्मक कार्रवाई की यदि बात करते हैं तो जो लोग जातिगत व्यवस्था को अछूता मानते हैं उसे सकारात्मक कार्रवाई सरकार की नीति, सरकारी नीति कर दे रहे हैं। सरकार की नीति, शिक्षा, एजुकेशन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सरकार की नीति, जो सरकार यहां पर जो नीति चला रही है दलितों के उत्थान के लिए, शिक्षा जैसे उपाय जो है वो आर्थिक असमानता को दूर कर सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर कर ऐसा कर सकते हैं कि आर्थिक असमानता को दूर कर सामाजिक समानता लाने के कर सामाजिक समानता, समानता, सामाजिक समानता लाने में बहुत हद तक
हद तक कारगर साबित हुए हैं। साबित भी भी हो रहे हैं। किंतु अगला क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, किंतु अब यहां पर राजनीतिक बातें, सॉरी, किंतु अब यहां पर राजनीतिक बातों को करना जरूरी है। राजनीति एक ऐसा कारण है या एक ऐसा घटनाक्रम है, किंतु राजनीति एक ऐसा घटनाक्रम है, ऐसा घटनाक्रम के रूप में उभरा है जो जाति व्यवस्था को एक उलझा हुआ पहलू बना दिया है, जो जाति व्यवस्था को राजनीति से जोड़कर जाति व्यवस्था जाति व्यवस्था को राजनीति से जोड़कर एक उलझा पहलू बना दिया है। एक उलझा पहलू बना दिया है, जिसका नकारात्मक प्रभाव दीर्घकालीन देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, जिसका नकारात्मक नकारात्मक प्रभाव दीर्घकालीन देखने को मिलेगा। मैंने इसका निष्कर्ष बताया कि हाल ही के वर्ष में जो सरकार जो है, ये मैंने बताया कि यहाँ पर सकारात्मक कार्रवाई भी किया, सरकारी नीति में सुधार किया, शिक्षा जैसे उपाय किए ताकि आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो सके और यहाँ पर असमानता को दूर किया जा सके। लेकिन यहाँ पर राजनीति ऐसी शब्द जुड़ गई कि यहाँ पर लोग जाति के नाम पर वोट दे करके, मैं बताया ना कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि सब पढ़े कोई ना बढ़े, बढ़ जाएगा तो आपको वोट कौन देगा। इस ढंग से यहाँ के नेता प्रलोभन देकर के और केवल जाति को वोट बैंक का मुद्दा बनाना चाहते हैं। जब तक यहाँ पर एजुकेशन नहीं बढ़ेगा, जब तक लोग नहीं समझेंगे, और लोग कब समझेंगे, जब तक एजुकेशन नहीं बढ़ेगा तब तक लोग नहीं समझेंगे। और जैसे ही एजुकेशन बढ़ा तो लोग धीरे धीरे समझने लगेंगे, और जब समझ विकसित हो जाएगा तो आप देखते हैं कि पहले जो था, एक नेता होते थे स्वर्ण के, लेकिन शिक्षा बढ़ी तो स्वर्ण में घर घर नेता बन गए। ओबीसी की वही हालात थी, थोड़ा सा एजुकेशन कमी थी तो एक दो नेता थे, अब हर घर में ओबीसी के संख्या के अनुसार नेता बनने लगे। तो जैसे जैसे लोग पढ़ते जाएंगे एजुकेशन, तो लोग किसी के अंडर गाइडेंस या दबाव या बेवकूफ बनाने की प्रवृत्ति को समझने लगेगा। तो इसीलिए अगर समाज के दलदल से निकलना है, अगर समाज में मैं क्या बोलते हैं, जातिगत दलदल से निकलना है, या भारत को जातिगत दलदल से निकालना है, भारत को विकसित राज्य राष्ट्र के रूप में पेश करना है, इसका एक ही विकल्प है, शिक्षा। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि शिक्षा को छोड़ करके आप कुछ कर सकते हैं। चलिए एक मैं आपको सूचना दे दूं कि बीपीएससी प्रज्ञान बैच जो मेंस का लेकर के आया है, ये बैच जो है अभी स्टार्ट है, लेकिन अभी फेस्टिवल जो चल रहे हैं, इस फेस्टिवल के कारण स्लो मोड में चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड क्लास है, मेंस ओरिएंटेड क्लास है, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इसी बीपीएससी के लिए है, इसके आगे के लिए भी काम करेगा, क्योंकि कंप्लीट मेंस सिलेबस होगा और 200 घंटे से अधिक के क्लास होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हो सकता है कि थ्योरी बेस्ड क्लास, यहाँ पर थ्योरी बेस्ड क्लास है, इसके अलावा आंसर राइटिंग पर विशेष फोकस है। आप सभी टीचर को जानते हैं, ये तो आपको मुकेश सर हो गए, मैं पॉलिटी आर के दुबे, यहाँ पर देखिएगा कि सत्यम सर हो गए, ये आनंद सर हो गए हिस्ट्री के, ये विकास सर हो गए, ये आपको आशीष सर हो गए। ये पूरे टीम का भी आपको फोटो है, जिसमें कि बहुत सारे लोग जाने पहचाने आपको होंगे।
नहीं जाने पहचाने होंगे तो अगस्त्या जीएस एकेडमी में जो लोग जुड़े होंगे, इन लोगों का चेहरा और पोस्टर तो देख के जरूर पहचान गए होंगे। इसके अलावे भी है कि आपको यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा, ताकि जो लोग हैं वो आपको आकर के उचित गाइड कर सके। जो सिलेक्टेड लोग हैं उन लोगों से लाइन अप किया गया है कि ताकि आकर के आपको गाइड करे कि अगला जो पोस्टर लगे वो आपका लगे, क्योंकि कहीं कंफ्यूजन ना पैदा हो। बहुत सारे ऐसे समस्याएं आते हैं जो कि स्टूडेंट जो होते हैं टीचर से बात करने में हेजिटेशन करते हैं, या टीचर से हर समस्या नहीं देते हैं। लेकिन मेंटरशिप प्रोग्राम इसलिए चलाया जाता है कि हेजिटेशन को दूर करके आप सिलेक्शन को प्राप्त करें। यदि इसके अलावा चर्चा करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि एक मुकेश सर लेके आए हैं आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया और करंट अफेयर्स। अगर तीनों यदि आपका कमजोर है और मेंस राइटिंग आप करना चाहते हैं तो इस कोर्स को लेना ना भूलें। आप तीनों चीज को देख लीजिए, और बहुत सारे यूट्यूब पर इनका वीडियो है। अगर आपको लगता है कि किस ढंग से सर पढ़ाएंगे तो उसका डेमो यदि इसको नाम कहते हैं तो डेमो यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूब पर उपलब्ध है। इनके चेहरे को तो सब कोई जानता है, तो यहाँ पर इस कोर्स को भी आप परचेज कर लीजिए। उसके बाद साइंस एंड टेक, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि आर्ट्स पॉइंट तो तमाम जगह पढ़ गए हैं, लेकिन साइंस एंड टेक थोड़ा सा कमजोर है, जिनका बेसिक आर्ट्स है। तो वहाँ पर देखते हैं कि सेकंड पेपर में उनका नंबर जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है, इस तरह से तमाम बातें हैं, थोड़े थोड़े नंबर के लिए छूट जाता है। तो आपको विकास सर लेके आए कंप्लीट साइंस एंड टेक का, जिसका पैकेज है 799 का। इसमें भी वही फैसिलिटी है, लाइव रिकॉर्डेड क्लास होगा, कंप्लीट सिलेबस होगा, 50 घंटे क्लास होगा। तो आप इस चीज को ना आप इसको देख लीजिए। इसके अलावे यदि चर्चा करते हैं तो एक प्रीलिम्स का बैच है फिजिक्स का। जो लोग तमाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम का तैयारी करते हैं वे लोग इस बैच को परचेज कर सकते हैं। बिहार दरोगा के लिए, एनटीपीसी के लिए, बीएसएससी के लिए, एईडीओ के लिए, और बीपीएससी प्रीलिम्स तो है। इसके अलावे एक आपको हिस्ट्री का कंप्लीट पैकेज है मुकेश सर का। ये आपको 1/11 से बैच शुरू होगा, अभी हुआ नहीं है क्योंकि अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में बैच शुरू होगा। तो इनका ऑब्जेक्टिव जो माने क्या बोल सकते हैं प्रीलिम्स लेवल का जो बैच आ रहा है, तो इस बैच का कीमत है 699 रुपये कंप्लीट हिस्ट्री। इसको भी देख लीजिए, और बहुत ही जल्द जितने सब्जेक्ट आपको पूछे जाते हैं उन सभी सब्जेक्ट के एक एक करके आपको बैच आएंगे। और जो बैच आपको पसंद होगा, जो बैच में आप कहीं भी पढ़े हैं डाउट होगा, तो बैच को आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।